गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो, हम पढ़ रहे थे भू आकृतियां एवं उनका विकास। पिछली कक्षाओं में हमने नदी द्वारा निर्मित, हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों का बारे में पढ़ा है और पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ेंगे पवन द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। अपर्दनात्मक यानी पवन के माध्यम से जो अपर्दन की क्रिया होती है उसमें कौन कौन सी स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। तो देखो, वेटिफैक्ट या ड्राई कांटर स्थलाकृति कौन सी है? वेटिफैक्ट या ड्राई कांटर। वेटिफैक्ट या ड्राई कांटर स्थलाकृति जो पवन के द्वारा निर्मित होती है। तो देखो, पथरीले जो मरुस्थल होते हैं, पथरीले मरुस्थलों की जो सतह होती है वहां पर बड़े शिलाखंड पवन द्वारा अनेक दिशाओं से होने वाले अपर्दन द्वारा, जो पथरीले शिलाखंड होते हैं मरुस्थलीय क्षेत्रों में, अब जो पवन द्वारा वो जो शिलाखंड होते हैं, अनेक दिशाओं से हवाएं चलती है, पवन चलती है, तो इनकी सतह घिसकर समतल हो जाती है। अब ये देखो, जैसे पवन चलेगी, अब पवन चलने के फलस्वरूप ये जो सतह रहेगी ये क्या हो जाएगी? घिस जाएगी। क्या रहेगी? ये घिस जाएगी, ये घिस जाएगी और चिकनी बना दी जाती है। घिस कर क्या बन गई? ये चिकनी बन जाएगी। यानी कि ये सतह इस तरह से है, अब पहले इस तरह से थी, लेकिन जब अपर्दन के बाद में घिस करे क्या हो गई? चिकनी बन गई। अब देखो क्या है, पवन अनेक दिशाओं से होकर चलती है, तो ये शिलाखंड क्या है, इनकी आकृति चतुष्फल की हो जाती है। कैसी हो जाती है? चतुष्फल की। पवन इधर से चल रही, इधर से चल रही है, इस तरह की इनकी संरचना चतुष्फल की हो जाती है, जिसका एक फलक भूपृष्ठ पर होता है तथा शेष फलक बाहर की ओर होते हैं। एक फलक कहाँ हो गया इसका? भूपृष्ठ की ओर, और शेष फलक कहाँ हो गए? बाहर की ओर। एक फलक कहाँ हो गया? भूपृष्ठ धरातल की ओर, और शेष फलक बाहर की ओर। इस प्रकार से निकले हुए तीनों फलक, तीनों टुकड़ों को हम क्या बोलेंगे? तीन टुकड़े हो गए, तीन दिशा, तो इन्हें क्या बोलते हैं? ड्राई कांटर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ड्राई कांटर के नाम से जाना जाता है। यानी हवा अलग अलग दिशाओं से चलती है, हवा दिशा से चलने के फलस्वरूप इनकी संरचना चतुष्फल की हो जाती है, चार फलकों के जैसी। और जैसे ये है ढक्कन, ये क्या नाम है? डस्टर। तो ये अलग अलग फलक बन रहे हैं चार, लेकिन तीन दिखेंगे हमें, एक नज़र नहीं आएगा, इसलिए हम इनको तीन फलकों वाले टुकड़े को क्या बोलते हैं? ड्राई कांटर के नाम से जाना जाएगा। इसमें हमको एक, दो, तीन दिखाई दे रहे, इधर का दिखाई नहीं दे रहा। अब देखो, इसके बाद में दूसरी संरचना है जिसे हम रॉक पेडेस्टल या छत्रक शिला कहेंगे। क्या कहेंगे? छत्रक शिला। शिला का मतलब चट्टान, छत्रक का मतलब जो छाता होता है आपका, या मशरूम का जो पौधा होता है, जैसे इस तरह की संरचना ये बन जाती है। अपर्दन के फलस्वरूप ये मशरूम का जो पौधा होता है, इस तरह की संरचना ये बन जाती है। आपको दूर से देखने पर ये छतरी के समान दिखाई देगी। तो देखो क्या होता है, किस तरह ये बनती है। जो मरुस्थलीय भाग होते हैं वो कठोर चट्टान के रूप में ऊपरी आवरण के नीचे कोमल चट्टानें। अब देखो, जैसे ये अगर मान लो ये चट्टान होगी, ये पहले पूरी चट्टान होगी, अब ये ऊपर की जो चट्टान रहेगी, कौन सी चट्टान है? ये कठोर चट्टान है। और जो नीचे वाली चट्टान है क्या है? कोमल चट्टान है। क्या है? ये कोमल चट्टान है, ये कठोर चट्टान है। अब कठोर चट्टान का अपर्दन कम होगा, कठोर चट्टान का अपर्दन कम होगा, जबकि कोमल चट्टान का अपर्दन ज्यादा होगा। तो जैसे क्या है, पवन कोमल चट्टान से टकराएगी तो इसका अपघर्षण ज्यादा होगा, कोमल चट्टान का अपघर्षण ज्यादा होगा और अनियमित आकार की स्थलाकृति का निर्माण हो जाएगा।
यानी कि इसकी क्या है, एक निर्धारित दिशा में पवन चलेगी। अब चलने के कारण पवन चट्टानों का निचले भाग को क्या करती रहेगी, अपर्दित करती रहेगी। हवा इधर से चल रही इधर भाग को, इधर से चल रही इधर के भाग को, चारों दिशा में से कहीं से भी पवन चल सकती है। तो जिधर से पवन चलेगी तो चट्टान के कोमल भाग को क्या करेगी, अपर्दित करेगी। अब इसमें क्या है कि निचले भाग की अपेक्षा जो ऊपरी भाग है वो कम अपर्दित होगा और निचला भाग ज्यादा अपर्दित होगा। निचला भाग ज्यादा अपर्दित होगा, यानी कि निचला भाग क्या रहेगा, ये पतला हो जाएगा और ऊपरी भाग ऐसे कैसे चट्टान के ऊपर बना रह जाएगा। और जो दूर से देखने पर आपको एक छतरी के जैसी संरचना ये नजर आ जाएगी। किस किस जैसी संरचना नजर आ जाएगी, छतरी के जैसी संरचना नजर आ जाएगी, जिसे हम रॉक पेडेस्टल या छत्रकशिला कहेंगे। क्या कहेंगे, छत्रकशिला कहेंगे, या मशरूम रॉक भी इसके नाम से बोल सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद देखो यारडांग। कौन सी, यारडांग। अब देखो क्या है, जब कोमल और कठोर चट्टानों की परतें, कोमल है और कठोर चट्टानों की परतें पवन प्रवाह की लंबवत दिशा में अवस्थित होती है। जैसे मान लो ये कोमल चट्टान, कठोर चट्टान और ये कोमल चट्टान, ये कठोर चट्टान, ये कोमल चट्टान, इस तरह की चट्टानें बनी होती है। अब जिधर से पवन चलेगी लंबवत, पवन दिशा में ही अवस्थित होती है, तो कठोर चट्टानों की को अपेक्षा कोमल चट्टानों का अधिक अपर्दन होता है। अब इसका अपर्दन नहीं होगा, अपर्दन किसका होगा, इसका अपर्दन होगा, किसका, कठोर का। तो इस प्रकार कठोर और कोमल चट्टानों के मध्य जो कोमल चट्टान होती है वो टूट जाती है, अपर्दित हो जाती है और चट्टानों के भाग खड़े हो जाते हैं। जैसे अब मान लो ये ऐसे हैं, लेकिन ये कठोर चट्टान, ये कठोर चट्टान, ये कठोर चट्टान, ये कठोर चट्टान है और ये कोमल चट्टानें। अब क्या है, पवन के माध्यम से जो कोमल चट्टानें रहेगी, इन कोमल चट्टानों का क्या हो जाएगा, अपर्दन हो जाएगा। क्या होगा, इनका अपर्दन हो गया। अपर्दन होने के फलस्वरूप ये क्या रहेगी, नाली नुमा गड्ढे बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, ये नाली नुमा गड्ढे बन जाएंगे। अब इनकी संरचना अलग हो सकती है, इस तरह के ये गड्ढे बन जाएंगे। क्या बन गए, ये नाली नुमा गड्ढे बन गए। इस तरह की इस कलाकृति को क्या बोलेंगे हम, यारडांग के नाम से जानेंगे। क्या बोलेंगे इन्हें, यारडांग के नाम से जानेंगे। क्लियर है। कोई क्या है कि परतें हैं कठोर और कोमल चट्टानों की है, तो कोमल चट्टानें तो क्या हो गई, अपर्दित हो गई, कट गई, और ऊपर से देखने पर हमें ये नाली के समान दिखाई देगी, तो इन्हें हम यारडांग के नाम से जानते हैं। इसके बाद देखो जूजैन। देखो जूजैन क्या होता है, जूजैन। तो जूजैन देखो, जब मरुस्थल, जो मरुस्थलीय भाग होते हैं, मरुस्थलीय भागों में कठोर और कोमल चट्टानों पर क्षैतिज रूप से एक दूसरे के समानांतर स्थित होती है। पहले कैसी थी ये, ऊर्ध्वाधर, अब कैसी है, क्षैतिज। अब देखो एक दूसरे के समानांतर स्थिर होती है। अपक्षय और पवन द्वारा अपर्दन के कारण दवात नुमा आकृति का निर्माण होता है। किसके, दवात। अब दवात देखा है आपने,
इस तरह की आकृति का निर्माण हो जाता है। दवातनुमा इस तरह आकृति का निर्माण होता है, अर्थात उनका ऊपरी भाग कम चौड़ा तथा निचला भाग अधिक चौड़ा होता है। ऊपरी भाग क्या है, कम चौड़ा है, और निचला भाग अधिक चौड़ा है। इस तरह की आकृति को जूजेन कहा जाता है, जिसकी औसत ऊंचाई 100 फीट तक होती है, और जूजेन की रचना यार्डांग के विपरीत होती है। किसके? यार्डांग के विपरीत होती है। यानी कि चट्टानों का अपरदन इसका भी नहीं हुआ, इसका भी नहीं हुआ, ऊपर से, और ये इस तरह की संरचना बन गई, जिसे हम क्या बोलेंगे? जूजेन। अब देखो इसके बाद में मैसा बूटी। ये हमने जब किताब पढ़ा था उस दौरान भी पढ़ लिया था। मैसा बूटी, मैसा बूटी का मतलब एक चबूतरे नुमा आकृति बन जाती है। तो देखो मैसा बूटी, तो देखो क्या होता है, मैसा एक स्पेनिश शब्द है। कौन सा? मैसा जो शब्द है, कौन सा? स्पेनिश शब्द है। किस भाषा से लिया है? स्पेनिश भाषा से लिया है, जिसका अर्थ क्या होता है? टेबल। टेबल। इस तरह की संरचनाएं बन जाती है। किसके रूप में? टेबल के रूप में संरचना बन जाती है। अब देखो इसका अर्थ क्या होगा? टेबल। अब ये समतल टेबल के समान रूप भू आकृति होती है। किसके? टेबल के समान भू आकृति होती है, जिसकी ऊपरी सतह अत्यधिक कठोर होती है। ये ऊपरी सतह क्या है? कठोर है। लेकिन जो निचली सतह है ये क्या है? कोमल होने के कारण ये कुछ किनारों पर खड़ी हो जाती है, और कालांतर में अनाच्छादन की क्रिया जारी रहती है। लगातार अपरदन होता रहता है, और जारी रहने से मैसा का आकार छोटे चबूतरे के समान नजर आता है। दूर से एक चबूतरे के समान दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोलेंगे? बूटी। क्या बोलेंगे? बूटी। अब देखो इसके बाद में है स्नेवलबर्ग। इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग देखो क्या है? इंसेलबर्ग जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है द्वीपीय पर्वत। क्या है इसका अर्थ? द्वीपीय पर्वत। कौन सा पर्वत? द्वीपीय पर्वत होता है। इस शब्द का प्रयोग टीलों या कठोर चट्टानों से निर्मित पहाड़ियों के लिए किया गया है। किससे के लिए किया गया है? जो टीले बन जाते हैं या कठोर चट्टानों से निर्मित पहाड़ियों के लिए किया गया है। अब मरुस्थलीय भागों में अपक्षय और अपरदन के कारण कोमल चट्टानी आसानी से कट छट कर समतल हो जाते हैं। अब ये क्या, धीरे धीरे कोमल चट्टान रहेगी तो ये अपरदन के फलस्वरूप कट छट कर क्या हो जाएगी? समतल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ये समतल हो जाएगी। और इसके अवशेष है यत्र तत्र टीलों के रूप में उभर आते हैं। छोटे मोटे टीलों के रूप में उभर आते हैं। इन कठोर चट्टानों को, टीले के अवशेष को हम क्या बोलेंगे? ईसेलबर्ग के नाम से जानते हैं। अब ईसेलबर्ग क्या होता है? सामान्य ये सतह से ऊपर उठे हुए होते हैं। जो सतह हैं इनसे ऊपर उठे रहते हैं, और इनके किनारे तिरछे होते हैं। किनारे तिरछे हैं, किनारे तिरछे होते हैं। इंसेलबर्ग का निर्माण ग्रेनाइट, नीस के अपरदन और अपक्षय द्वारा होता है। शुष्क क्षेत्रों में इंसेलबर्ग को बार्नहार्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? बार्नहार्ट के नाम से जानते हैं। हार्ट। क्लियर है? इसी के साथ ये बिंदु समाप्त होता है। थैंक यू।